जब से मेरे पति शहीद हुए हैं तब से अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझे किसी को तो अपने पास रखना होगा, नहीं तो मेरा काम ऐसे ही नहीं चलेगा। शहर के बाहरी हिस्से में खड़ा पुराना सरकारी बंगला दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता। उसी बंगले में रहती थीं 25 साल की आईपीएस ऑफिसर आरती शर्मा, जिनकी आंखों में दर्द छुपा था और चेहरे पर कढ़ाई। 3 साल पहले हुए एक पुलिस ऑपरेशन में उनके पति डीसीपी विक्रम शर्मा एक धमाके में शहीद हो गए थे और आरती की दुनिया वहीं थम गई थी। वह चाहकर भी अपनी जिंदगी को वैसी नहीं बना पाई जैसी पहले थी, लेकिन ड्यूटी के सामने उनके आंसू भी हार जाते थे। वही बंगला जिसमें कभी हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ सन्नाटे का घर बन चुका था। आरती ने कई बार सोचा कि वह घर बदल लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन विक्रम की यादें उन्हें बांधे रखती थीं। उनके हर कदम, हर कोने में विक्रम के होने की छाप थी। उनकी जुनून भरी चाय की खुशबू से लेकर उनके हंसते हुए बोलने का अंदाज, सब कुछ अभी भी उसी घर में बसा हुआ था। लेकिन एक इतने बड़े बंगले में अकेलापन आरती को भीतर तक खा रहा था। उनकी पुरानी दोस्त और इंस्पेक्टर मीरा अक्सर उनसे कहती, आरती, कोई नौकर रख लो, घर का काम हल्का हो जाएगा और थोड़ा मन भी बदल जाएगा। पहले आरती ने इनकार किया, पर आखिरकार मीरा की बात मान ली। मीरा ने ही कुछ दिनों बाद एक युवा लड़के को उनके यहां भेजा। नाम था गोपाल, लगभग 27 और 28 साल का। लंबा, मजबूत कद काठी वाला और हैरान कर देने वाली शांति उसके चेहरे पर। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वर्षों का दर्द छुपा हो, लेकिन वह किसी से बांटना नहीं चाहता हो। आरती ने बस उसे एक नजर देखा और कहा, काम कर लोगे? गोपाल ने बिना सोचे शांत आवाज में कहा, जी मैडम, पूरी ईमानदारी से। वह बातचीत में कम था, काम में तेज और हैरान कर देने वाली सफाई से। आरती को उसकी इस गंभीरता में कोई खतरा नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता दिखती थी। लेकिन असली बात तब शुरू हुई जब गोपाल की छोटी छोटी बातें आरती के दिमाग में गड़ने लगीं। पहले दिन उसने चाय बनाई। आरती ने एक घूंट लिया और अचानक उसकी सांस रुक गई। यह वही स्वाद था, वही मसालों की खुशबू, बिल्कुल वैसी जैसी विक्रम की बनाई चाय में हुआ करती थी। उन्होंने कप को धीमे से रखा और गोपाल को देखा। कहां सीखी ये चाय बनाना? गोपाल ने बिना पलक झपकाए कहा, घर पर बनाता था मैडम। आरती को लगा शायद यह इत्तेफाक होगा, लेकिन यह इत्तेफाक हर दिन बढ़ता गया। गोपाल घर की हर चीज वैसी ही जगह पर रखता जहां विक्रम रखते थे। आरती की पसंदीदा किताबें, टेबल पर रखा विक्रम का पुराना पेन, यहां तक कि ड्रॉर में रखी आरती की डायरी तक। एक सुबह जब आरती उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी डायरी उसी पेज पर खुली थी जहां उन्होंने पिछली रात विक्रम के बारे में लिखा था। उन्हें साफ लगा कि किसी ने उसे खोला है। उन्होंने तुरंत गोपाल को बुलाया, लेकिन उससे कुछ कह नहीं सकी। वह सामने खड़ा था, उतना ही शांत जितना पहली बार देखा था, उसकी आंखों में वही गंभीर चमक। एक दिन वे थोड़ी देर रात ऑफिस से लौटी। तेज बारिश हो रही थी और बंगले में बिजली चली गई थी। आरती ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही अंदर कदम रखा, देखा कि गोपाल मोमबत्तियां जला रहा है। वह उन्हें देखकर बोला, मैडम, आप भीग गई हैं, मैं चाय बना दूं? उसकी आवाज, उसका खड़ा होने का अंदाज, जिस तरह से वह आरती को देख रहा था, सब कुछ एक पल के लिए विक्रम की याद जैसा लगा। आरती के भीतर एक अजीब सा डर और बेचैनी उठी। उन्होंने खुद को संभालते हुए सिर्फ इतना कहा, गोपाल, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बेहद शांत स्वर में बोला, मैडम, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ बहुत गहरा, जिसे आरती पढ़ नहीं पा रही थी। अगले दिन आरती ने मीरा को अपने घर बुलाया और उसे सब कुछ बताया। मीरा ने हंसते हुए कहा, तू ओवरथिंक कर रही है, नौकर है बस। लेकिन आरती का मन नहीं माना। उन्होंने कहा, गोपाल के बारे में बैकग्राउंड चेक करो। 2 दिन बाद मीरा ने रिपोर्ट दी। सब कुछ ठीक लगा, लेकिन एक बात चौंकाने वाली थी। गोपाल का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं था, जैसे वह अचानक कहीं से पैदा ही हुआ हो। आरती का शक और गहरा हो गया। उसी रात एक और घटना हुई जिसने आरती का खून जमा दिया। उन्होंने अपनी डायरी में रखी वह खास अंगूठी ढूंढी, वही जो विक्रम ने शादी के समय दी थी, लेकिन वह गायब थी।
डर के मारे उनका दिल धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत गोपाल को बुलाया और पूछा, मेरी अंगूठी कहां है? गोपाल की आंखें एक पल के लिए कांपी। फिर उसने बेहद शांत स्वर में कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन अगर कोई चीज गायब है तो मैं ढूंढ कर दूंगा। उसकी आवाज सच्ची लग रही थी, लेकिन आरती का मन मान नहीं रहा था। रात करीब 11 बजे आरती के फोन पर एक अनजान मैसेज आया। आरती, सवाल पूछना बंद करो। गोपाल को अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारी कुर्सी और जिंदगी दोनों चली जाएंगी। आरती ने स्क्रीन को घूरते हुए सोचा, धमकी, और उसमें गोपाल का नाम। क्या वह सच में कोई खतरा था या कोई और इस नौजवान को ढाल बनाकर उन्हें डराना चाहता था? लेकिन जवाब जो भी हो, आरती समझ चुकी थी कि यह कहानी अब सिर्फ एक नौकर या एक विधवा की नहीं रही। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छुपा था, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। धमकी वाला मैसेज पढ़कर आरती के हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन उनकी आंखों में एक तीखी चमक उतर आई। वह उन लोगों में से नहीं थीं जो डरकर पीछे हट जाएं। उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की, धीरे से पर्दा हटाया और बाहर झांक कर देखा। बंगले के बाहर अंधेरा फैला था, झींगुरों की आवाजों के अलावा कहीं कुछ नहीं, मगर डर और शक मिलकर एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत गोपाल के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला था और कमरा पूरी तरह खाली। बिस्तर तह किया हुआ, खिड़की थोड़ी खुली और मेज पर सिर्फ एक पानी का गिलास रखा था। पल भर के लिए लगा कि शायद वह भाग गया है, लेकिन तभी पीछे से किसी के धीमे कदमों की आहट आई। आरती मुड़ी तो गोपाल उनके सामने खड़ा था। उसके कपड़े हल्के गीले थे, जैसे अभी ही बाहर से आया हो। आरती ने बिना समय गंवाए पूछा, तुम अभी कहां थे? गोपाल ने उतने ही शांत स्वर में कहा, मैडम, स्टोर रूम में चीजें सेट कर रहा था। क्यों? आरती उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती रही। वह एकदम सीधा खड़ा था, ना घबराहट, ना बेचैनी, सिर्फ वही पुरानी गहरी आंखें। उन्होंने फोन उठाकर मैसेज उसकी तरफ बढ़ाया। ये किसने भेजा है और तुम्हारा नाम क्यों लिया है? गोपाल ने स्क्रीन ध्यान से देखी और उसकी आंखों में कुछ पल के लिए ऐसा भाव आया जिसे आरती समझ नहीं पाई। डर, गुस्सा या दर्द, पता नहीं। फिर उसने नजरें झुका लीं। मैडम, दुनिया में बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता। यह जवाब जितना अजीब था, उतना ही खतरनाक भी। उस रात आरती ने नींद की कोशिश ही नहीं की। वह बस खिड़की पर बैठकर अंधेरे में बाहर देखती रही। कहीं दूर पेड़ों के पीछे से हल्की सी चमक उठती दिखाई दी, जैसे किसी ने टॉर्च जलाया हो। आरती तुरंत उठी और अपनी सर्विस पिस्टल लेकर बाहर की ओर बढ़ी। उनके कदम सावधान थे, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक पेड़ों की लाइन के पास उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ी और टॉर्च की रोशनी फेंकी, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे। उन्होंने नीचे झुककर उन्हें देखा। ये किसी भारी शरीर वाले आदमी के कदमों जैसे थे, और इन कदमों के साथ समांतर छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जैसे किसी ने किसी को घसीटा हो या कोई किसी का पीछा कर रहा हो। आरती ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को कॉल करने की सोची, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोक लिया। मामला अभी साफ नहीं था और गोपाल पर शक करना भी जल्दबाजी हो सकता था। सुबह होते ही उन्होंने गोपाल को बुलाया और सीधे पूछा, किससे मिले थे रात में? गोपाल हैरान सा दिखा। मैडम, मैं कहीं नहीं गया। आरती ने उसकी आंखों में झांका, एकदम खाली, जैसे कोई गहरा राज भीतर बंद हो। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और पूछती, अचानक बंगले के बाहर 2 पुलिस गाड़ियां रुकीं। इंस्पेक्टर मीरा और उनकी टीम उतरकर अंदर आई। मीरा के चेहरे पर गंभीरता थी। आरती, हमें एक बॉडी मिली है, तुम्हारे बंगले से 2 किलोमीटर दूर जंगल की ओर। आरती का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत पूछा, कौन है? मीरा ने एक फोटो दिखाया। लगभग 30 साल का एक आदमी, जिसे आरती ने पहले कभी नहीं देखा था। मीरा बोली, लेकिन खास बात यह है, उसकी शर्ट पर खून के साथ तुम्हारे बंगले की मिट्टी भी लगी है और उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन तुम्हारे घर के आसपास की है। आरती ने एक पल के लिए गोपाल की तरफ देखा। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ता हो। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, और सबसे बड़ी बात, उसके फोन में एक मैसेज ड्राफ्ट मिला है, जो भेजा तो नहीं गया, लेकिन लिखा हुआ था, गोपाल को बचाओ, वो निर्दोष है।
हवा जैसे अचानक भारी हो गई। आरती के दिमाग में धुआं सा फैलने लगा। एक मरा हुआ आदमी, उसके फोन में गोपाल का नाम और रात में आया धमकी भरा मैसेज। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर मीरा से पूछा, क्या किसी ने बताया वो आदमी कौन था? मीरा ने सिर हिलाया। किसी को नहीं पता। कोई आईडी, कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जैसे वो भी कहीं से अचानक निकला हो। आरती की सांसें तेज हो गईं। क्या यह सब गोपाल के आसपास घूम रहा था या कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा था? अचानक गोपाल आगे आया और शांत भाव से बोला, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं चला जाता हूं। शायद मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। आरती को यह वाक्य चुभ गया। उस आवाज में एक दर्द था, बहुत गहरा, जैसे वह खुद किसी बड़े तूफान से गुजर कर आया हो। आरती ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक सच सामने नहीं आता तुम यहीं रहोगे, मेरी निगरानी में। गोपाल ने सिर झुका दिया, लेकिन जब वह मुड़ा, आरती को साफ दिखा उसकी हथेलियों में मिट्टी लगी हुई थी। वही गीली मिट्टी, ठीक वैसी जैसी पेड़ों के पास पैरों के निशान पर लगी थी। आरती का दिल जोर से धड़का। क्या वह वही था जिसे उन्होंने रात में देखा था, या कोई और इस नौजवान के जरिए उन्हें किसी खेल में फंसा रहा था? लेकिन एक बात अब साफ हो चुकी थी, उनके बंगले का सन्नाटा टूट चुका था और यह कहानी अब एक आईपीएस ऑफिसर और एक रहस्यमय नौजवान की नहीं रह गई थी। यह अब एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें हर कदम खतरे से भरा था और हर खतरे के पीछे एक चेहरा था जिसे आरती अभी तक पहचान नहीं पा रही थी। रात की उस बेचैनी के बाद भी आरती खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके दिमाग में सवालों का तूफान थम नहीं रहा था। गोपाल की हथेलियों पर लगी मिट्टी, जंगल में मिला अनजान आदमी, उसके फोन में गोपाल का नाम और धमकी भरा मैसेज, इन सब के धागे कहीं ना कहीं जुड़ते हुए भी उलझे हुए दिख रहे थे। सुबह की चाय का कप उनके हाथ में था, पर चाय ठंडी हो चुकी थी। वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थीं और गोपाल को बंगले के बाहर काम करते देख रही थीं। वह वैसे ही शांत, वैसे ही गंभीर, जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं। मीरा ने सुबह सुबह फोन करके बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस आदमी की मौत का समय वही था जब आरती ने रात में बाहर आवाजें सुनी थीं। ये बात उनके मन में डूबते हुए पत्थर की तरह बैठ गई। उन्होंने सोचा कि गोपाल से दूरी बनाकर इस मामले को शांत दिमाग से समझना होगा, लेकिन ठीक उसी समय गोपाल कमरे में आया और बोला, मैडम, नाश्ता तैयार है, अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूं। यह सुनकर आरती का दिल एक पल को ठहर गया। वह बात करना चाहता है? किस बारे में? आरती ने आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, क्या बात करना है तुम्हें? गोपाल ने कुछ पल आरती को देखा, फिर कहा, आप मेरे बारे में जो सोच रही हैं वह सच नहीं है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह वाक्य सुनकर आरती का शक और बढ़ गया। उन्होंने पूछा, तो बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं? तुम्हारा नाम एक मरे हुए आदमी के फोन में क्यों है? गोपाल कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अगर मैं सच बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगी। कोशिश करके देखो, आरती ने कठोर स्वर में कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये एक कांस्टेबल था। उसने बताया कि मीरा ने आरती को तुरंत थाने बुलाया है। कोई बड़ा सुराग मिला है। आरती ने एक पल के लिए गोपाल को देखा और कहा, हम इस बात को बाद में पूरा करेंगे। वह मुड़ी, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा गोपाल की आंखों में अजीब डर था, जैसे वह चाहता हो कि वह कहीं न जाए। आरती ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कार स्टार्ट की और थाने पहुंची। मीरा ने उन्हें सीधे अपने चेंबर में बुलाया। उनके सामने एक पुरानी फाइल रखी थी जिस पर धूल जमी हुई थी। मीरा ने कहा, आरती, यह केस 7 साल पुराना है। इस फाइल का नाम है ऑपरेशन शैडो। आरती की सांस अटक गई। ये वही ऑपरेशन था जिसमें उनके पति विक्रम की टीम शामिल थी। लेकिन इसका इस केस से क्या लेना? आरती ने पूछा। मीरा ने फाइल खोलकर एक फोटो निकाली। फोटो में वही आदमी था जिसकी लाश जंगल से मिली थी। मीरा बोली, यह आदमी पहले भी गायब हुआ था, 7 साल पहले, और इसका नाम है राघव। आरती हैरान होकर बोली, लेकिन यह तो मेरी याद में नहीं। मीरा ने गहरी आवाज में कहा,
क्योंकि यह विक्रम के केस में एक सीक्रेट इन्फॉर्मर था और उसकी एक ही पहचान थी, वह सिर्फ गोपाल नाम के एक लड़के से मिलता था, कोई और उससे कभी नहीं मिला। यह सुनकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मीरा ने कहा, मतलब यह कि गोपाल जिसे तुमने नौकर रखा शायद वही लड़का है, वही क्लीन स्लेट आदमी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसे सिस्टम ने कभी रजिस्टर नहीं किया क्योंकि वह कभी सिस्टम में था ही नहीं। आरती के दिल में एक ठंडा डर उतर गया। उन्होंने पूछा, लेकिन वह राघव को क्यों जानता था? मीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि 7 साल पहले राघव ने उसकी जान बचाई थी और शायद वह उससे कुछ कहना चाहता था। आरती का दिमाग घूमने लगा। अगर गोपाल वही है तो वह उनके घर क्यों आया? उसने विक्रम की आदतें क्यों दोहराई? चाय बनाना, चीजें रखना, डायरी छूना, ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या कोई जुड़ा हुआ सुराग? वह सोच ही रही थीं कि एक और रिपोर्ट मीरा ने उनके सामने रख दी, जंगल की मिट्टी वाली रिपोर्ट। ये देख, मीरा ने कहा, इस मिट्टी में किसी की उंगलियों के निशान मिले हैं और ये निशान उस आदमी पर पाए गए खून के निशानों से मैच करते हैं, यानी वह मरने से पहले किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसकी उंगलियां उसी मिट्टी पर लगी थीं जो कल रात गोपाल की हथेलियों पर भी थी। आरती की सांसें तेज हो गईं। मतलब गोपाल वहां था? मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, यह या तो बहुत खतरनाक सच है या बहुत गहरा झूठ। आरती अब और नहीं सुन पाई। वह बिना कुछ कहे थाने से बाहर निकल गईं। कार में बैठते ही उनका दिमाग दौड़ने लगा। उन्हें गोपाल की आंखें याद आईं, वह डर, वह दर्द और वह छुपा हुआ सच। वह तेजी से बंगले की ओर लौटी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, घर अंदर से बिल्कुल शांत था, लेकिन उस खामोशी के बीच एक चीज बदली हुई थी। वह पुरानी डायरी जो हमेशा बंद रहती थी, आज खुली हुई थी और उसके बीच में वही गायब हुई अंगूठी रखी थी और उस अंगूठी के नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, सच जानने के लिए तैयार हो जाइए मैडम। आरती का दिल जैसे एक पल को रुक गया। क्या गोपाल ने यह छोड़ा या घर में कोई और था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बाहर बरामदे से किसी के कदमों की आवाज आई और वह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी विक्रम के जूतों की हुआ करती थी। बरामदे से आती कदमों की आवाज ने आरती की सांसें थाम दी। वह धीरे धीरे मुड़ी और दरवाजे की ओर देखा। शाम की ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी और छाया लंबी होती जा रही थी। जैसे जैसे कदम पास आए, उनका दिल धड़कता गया। वह आवाज, वही सख्त लय, वही वजन, बिल्कुल विक्रम के जूतों जैसी। लेकिन विक्रम तो, उनका दिमाग चीख उठा। क्या कोई उनकी यादों से खेल रहा था? एक लंबा साया दरवाजे पर दिखाई दिया। आरती ने खुद को संभालते हुए कहा, कौन है वहां? साया रुका, फिर धीरे धीरे रोशनी में आया। गोपाल। लेकिन इस बार उसका चेहरा उतना शांत नहीं था। उसमें घबराहट भी थी और किसी गहरे दर्द की परछाई भी। आरती ने तेज आवाज में पूछा, कहां थे तुम? ये सब क्या कर रहे हो? और ये डायरी किसने खोली? गोपाल ने थका हुआ सांस लिया और बोला, मैडम, आप मुझ पर शक करती रहीं, लेकिन आज मैं सब साफ कर दूंगा, क्योंकि सच्चाई जितनी देर छुपी रहती है उतनी ही खतरनाक हो जाती है। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, 7 साल पहले राघव ने मेरी जान बचाई थी। उस समय मैं सिर्फ एक गुमनाम लड़का था, ना घर ना पहचान। उसने कहा था कि एक दिन जब सही समय आए तो मैं एक औरत की रक्षा करूंगा जिसने बहुत खोया है और जिसे बहुत धोखा मिलने वाला है। आरती का दिल एक धक्का खाकर रुका। मतलब तुम यहां इसलिए आए? गोपाल ने सिर हिलाया। हाँ मैडम, आपकी और विक्रम सर की फाइलें मैंने राघव के साथ देखी थीं। राघव जानता था कि ऑपरेशन शैडो खत्म नहीं हुआ था, बस उसे खत्म दिखा दिया गया था। असल में उस ऑपरेशन में एक गद्दार था। आरती ने कांपती आवाज में कहा, गद्दार? कौन? गोपाल की आंखें भरी हुई लग रही थीं। उसने कहा, वही जिसने विक्रम सर का पता दुश्मनों को बताया था, वही जिसने राघव को अब मार डाला, और वही आपके घर तक पहुंच चुका है। आरती की रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई। लेकिन कौन? अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। दोनों उधर मुड़े। मीरा चुपचाप अंदर खड़ी थी।
उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, न मुस्कान न गुस्सा, बस खाली आंखें। गोपाल एक कदम पीछे हट गया। आरती को उसकी सांस रुकती महसूस हुई। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो आखिरकार तुम बोल ही दिए गोपाल, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं चाहती थी तुम चुप रहो, लेकिन तुमने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। आरती अविश्वास में बोली, मीरा तुमने विक्रम को। मीरा के चेहरे पर एक दरार सी पड़ी। उसने करीब आते हुए कहा, विक्रम बहुत आगे निकल गया था। उसने उन लोगों के राज खोलने शुरू कर दिए थे जिनसे लड़ना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। उसे रोका जाना जरूरी था, और जब राघव ने सच फिर से खोजना शुरू किया, उसे भी खत्म करना पड़ा। आरती का दिल टूटकर खामोश हो गया। और तुम आज तक मेरे साथ थीं? मीरा ने नजरें झुकाईं। हमें किसी भरोसेमंद जगह चाहिए थी, और तुम आईपीएस होते हुए भी भावनाओं में फंसी रहती थीं। तुमसे बेहतर कवर क्या होता? यह सुनकर आरती के भीतर कुछ जल उठा। उनका दिमाग साफ हुआ। वह बोली, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगी। मीरा हंसी, ठंडी, नुकीली। हम? उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली। इसी पल गोपाल आगे आया और आरती के सामने खड़ा हो गया। मैडम हटिए, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मीरा ने ताने से कहा, कैसी वफादारी है? तुम्हें तो सिर्फ मरने के लिए छोड़ा गया था। गोपाल बोला, मरना या जीना यह इंसान तय करता है, सिस्टम नहीं। मैं किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मीरा ने गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसी क्षण आरती ने पास रखी टेबल से भारी लैंप पकड़कर मीरा के हाथ पर दे मारा। गोली दीवार में लगी। मीरा दर्द से चिल्लाई। गोपाल बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और पिस्तौल दूर फेंक दी। तीनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मीरा बहुत मजबूत थी, लेकिन गोपाल और आरती दोनों ने मिलकर उसे दबोचा। आखिरकार कुछ मिनटों की संघर्ष के बाद मीरा जमीन पर गिर गई। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं, जो आरती हमेशा पास रखती थीं। मीरा जमीन पर पड़ी हांफते हुए बोली, तुम सच को दुनिया तक नहीं पहुंचा पाओगी। आरती ने गहरी स्थिर आवाज में कहा, इस बार सच खुद अपना रास्ता बनाएगा। तभी पुलिस की सायरन की आवाज आई। आरती ने सबूतों से भरी डायरी, अंगूठी, राघव के केस की फाइल सब अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। यह सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, यह उन अंधेरों का अंत था जिन्होंने उनके पति को उनसे छीन लिया था। मीरा को पुलिस ने उठाया। गोपाल थका हुआ दीवार के सहारे खड़ा था। आरती उसकी ओर आई। तुम यहां क्यों टिके रहे? वह मुस्कुराया, पहली बार सुकून वाली मुस्कान। क्योंकि मैंने वादा किया था मैडम, राघव से भी और खुद से भी। आरती ने पहली बार उसे बेहद गहरी नजर से देखा। वह दुश्मन नहीं था, वह एक छिपा हुआ रक्षक था। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। डर, धोखा और मौत के बीच जो लड़ाई चली, वह जीत में बदल चुकी थी। आरती ने आखिरी बार बंगले को देखा। अब यहां कोई साया नहीं था, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच की नई शुरुआत। और इसकी गूंज उनके दिल में एक ही बात कह रही थी, न्याय कभी देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है।